साहब, हमने उस कंकाल को ठीक से देख लिया और सारी फोटो भी निकाल ली है। उसके फटे कपड़ों से तो उसकी पहचान ही नहीं हो पा रही है। कोई जेवर पर्स भी नहीं मिला उसके पास? नहीं ना साहब, लेकिन इस बॉडी का मतलब कंकाल का क्या करें? वही जो हर बार करते हैं, इसे बाइज्जत गाड़ी में बिठाओ, अपने घर ले जाओ, चाय पिलाकर पूछोगे भाई तुम्हें किसने मारा। जी साहब। साठे, फोरेंसिक को इन्फॉर्म करो यार। पहले कभी लाश नहीं देखी क्या? देखिए ना साहब। तो फिर? लेकिन सिर्फ मैयत में देखी है। हे भगवान, फोरेंसिक के लोगों को यहाँ पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? और यही कोई 3-4 घंटे। तब तक ये लाश यहीं पड़ी रहेगी? लाश को तो नहीं रख सकते इतनी देर, लेकिन कंकाल को उठाकर ले जाया जा सकता है। मतलब अगर आपकी इजाजत हो तो। सही कहा, लेकिन किसी जिम्मेदार आदमी के हाथों भिजवाना। हो साहब। अरे पाटिल, वो मदन सिंह को बोलो अपना टेम्पो निकलवाए। अब ये मदन सिंह कौन है? व्यापारी है गांव का, 2 किराने की दुकान है उसकी। अक्सर पुलिस स्टेशन का छोटा मोटा सामान वही तो भिजवाता है सर। साठे, ऐसे किसी व्यापारी का एहसान नहीं लिया करते। आप समझते नहीं है क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही। अब जो भी हो, फिलहाल कर लीजिए इस्तेमाल उसके टेम्पो का, मगर किराया दे देना। हो साहब। हरीलाल, यहाँ आइए। जी हुजूर। क्या बताया था आपने? वर्धा गांव से थी वो औरत? जी, और विक्रम चंद की धर्मपत्नी थी, ये भी बोला था। चलिए, आप चलिए हमारे साथ। मैं क्यों हुजूर? ताकि अगर वहां वो ज्योति दिख गई तो आप ही उन्हें पहचानेंगे ना। अब शक्ल तो याद है आपको उसकी? जी, वो तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। साठे, जीप निकालो। हरिलाल को लेकर मैं वर्धा के लिए निकल तो पड़ा था, ये जानते हुए भी कि वहां शायद न तो कोई विक्रमचंद मिलेगा, न ज्योति का कुछ पता लगेगा। उस कंकाल का यूं मिलना किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था, या फिर कोई हमारे साथ बहुत ही घिनौना मजाक करने के मूड में था। उस वक्त मेरा मन बहुत अशांत था, जिसे भांपते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे साठे ने पूछा। साहब, एक बात पूछूं? पूछो। आपके हाथ में शादी की अंगूठी देखी, लेकिन आपकी धर्म पत्नी को नहीं देखा आज तक। मेरा मतलब है कि आपको 2 हफ्ते हुए यहाँ रहने आए, क्या वो आपके साथ नहीं आई? ड्यूटी करने के लिए बीवी का साथ होना जरूरी है क्या? दिखता नहीं है? उसके बगैर मैं कितना खुश हूं। अरे साहब, आप तो अच्छा मजाक कर लेते हैं साहब। कैसा मजाक? मैं शादीशुदा हूं ये मजाक है, या मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है ये मजाक है? चलिए कुछ और बात करते हैं। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना साहब? वाह, क्या बात है। फोर्स के आदमी ने बिना पूरी बात सुने ही टॉपिक बदल दिया। अगर यही हाल रहा साठे, तो केस के जड़ तक कैसे पहुंचोगे? क्यों, सही कहा ना मैंने हरीलाल? माफ कीजिए हुजूर, हम कहाँ जा रहे हैं? वर्धा के लिए तो पिछले चौराहे से दाएं मुड़ना था। दाएं? नहीं, आगे से लेफ्ट लेना है ना। आगे से कहाँ, पीछे से लेना था। वो जो पुराना बस स्टॉप था उसके बगल से। पुराना बस स्टॉप? लेकिन वो तो आगे है ना। साठे जी। जी साहब। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना? अरे पूछ लीजिए किसी से। जी। ए भाई, इधर आओ। ये वर्धा कहाँ पड़ता है? वर्धा? अरे आप आ गए। आपको पिछले बस स्टॉप से लेफ्ट लेना था। ए सुनो, ये वर्धा गांव में किसी विक्रमचंद को जानते हो? नहीं तो, ऐसा तो कोई नहीं है उस गांव में। पता था मुझे। 1 मिनट, आप कहीं बल्लू भाई साहब की बात तो नहीं कर रहे? बल्लू भाई साहब? हाँ, जो जमींदार है। हाँ, उसने जमींदार ही बोला था। जमींदार हैं उनके पति। उनको विक्रमचंद के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। गांव के लोग उन्हें बल्लू ही बुलाते हैं। लेकिन क्या हुआ साहब, आपको उनसे क्या काम है? तुम जानते हो उनका घर कहाँ है? हाँ बिल्कुल। बैठो अंदर, दिखाओ मैं। हाँ ठीक है, चलिए। विक्रमचंद सच में कोई इंसान है, ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन इससे इस केस की पहेली बहुत ही आसानी से सुलझती हुई भी नजर आई। जाहिर है कि ज्योति विक्रमचंद की पत्नी होगी,
विक्रमचंद ने ही विनोद का खून किया होगा और बेचारी ज्योति ये बात अपने परिवार का मान सम्मान बरकरार रखने के लिए सीधा पुलिस को नहीं बता सकती थी। वो खून जो विक्रमचंद ने कुछ साल पहले किया वो ज्योति के जहन से नहीं गया होगा और उसने वो बात हरिलाल के जरिए हमें बताने की ठानी। लेकिन इस सच से सिर्फ ज्योति ही पर्दा हटा सकती थी। कुछ ही देर में हम विक्रमचंद के घर पहुंचे। विक्रमचंद का घर किसी पुरानी बाड़ी जैसा था। वहां पहुंचकर मेरी और हरिलाल की आंखें सिर्फ ज्योति को तलाश रही थी। अरे कौन दरवाजा पीट रहा है? पुलिस? लगता है आपको गलत समय पर डिस्टर्ब किया। हाँ, वो हुक्का बना रहे थे, लेकिन आपको पहले तो नहीं देखा। नई पोस्टिंग है यहाँ? हम यहां से नहीं, समस्तीपुर गांव से आए हैं। लगता है आपकी पुलिस से अच्छी जान पहचान है। क्या करें, रखनी पड़ती है। जमींदार हूं, रुपया पैसे का व्यवहार करता हूं तो अक्सर मेल मिलाप हो ही जाता है। हम अंदर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए ना। एक मिनट, ये आपके साथ है? जी हाँ, इनका नाम हरिलाल है और इन्हीं की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। अच्छा, आइए। बैठिए ना, बताइए कैसे आना हुआ? आपकी पत्नी से मिलना था, जरा बुलाइए उन्हें। मेरी पत्नी? उससे क्या काम है? एक बार मिल ले, फिर पता चल जाएगा। अरे सुनो, तुम्हारा मेकअप वेकअप बाद में कर लेना, पहले यहाँ आओ। क्या मुसीबत है? रुको, आ रही हूँ। मेकअप नहीं कर रही थी, नेल पेंट लगा रही थी। क्या हुआ? हरिलाल, क्या ये लड़की वही ज्योति है? नहीं, ये तो ज्योति नहीं है। उस वक्त जो औरत हमारे सामने खड़ी थी, उसका पहनावा और हुलिया बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा हरिलाल ने मुझे बताया था। वो दिखने में किसी डांसर की तरह लग रही थी, जिसको मेकअप का बहुत शौक था और उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था। ज्योति का नाम सुनकर विक्रमचंद ने पूछा, ज्योति? कौन ज्योति? ज्योति, आपकी पत्नी। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो भाई? ये है मेरी पत्नी मेनका। इंस्पेक्टर साहब, हमारी शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। आप किसी ज्योति नाम की औरत को जानते हैं? नहीं तो, गांव में तो नहीं, लेकिन शहर में है। कौन है वो, और आपका क्या रिश्ता है उससे? मेरी मौसी का नाम है ज्योति। 67 साल उम्र है उनकी, और उनके अलावा तो मैं किसी ज्योति को जानता नहीं। अच्छा, बताइए, आपने कभी इन नामों के बारे में सुना है? विनोद और कल्लू? विनोद और कल्लू? नहीं, कभी नहीं। बड़ी ही जल्दी बता दिया आपने, जरा सा भी नहीं सोचा। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए विक्रमचंद उर्फ बल्लू जी, हम बिना जांच पड़ताल किए तो यहां से जाने वाले हैं नहीं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी किस बात की? क्या आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? यही है हमारी इकलौती पत्नी। वो तो तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा। तलाशी ही लेनी होती तो इतनी देर पूछताछ नहीं की होती। वारंट नहीं है आपके पास, समझ चुके हैं हम। देखिए, कानून की मदद हम भी जरूर करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। वारंट लाइए और ले लीजिए तलाशी। लेकिन एक बात तो बताइए कि आखिर ये माजरा क्या है? कौन है ये फटीचर आदमी? विक्रम जी, आदमी चाहे ओहदे से छोटा हो या बड़ा, उससे तमीज से बात करनी चाहिए। हाँ तो हरिलाल, एक बार फिर से सोच के बताओ, क्या उस लड़की का नाम ज्योति ही था जिसने विनोद का खून होते हुए देखा था? ज्योति ही था हुजूर। ज्योति मैडम, ज्योति मैडम, आपको डरने का जरूरत नहीं है, हम पुलिस वाले हैं। ए कांस्टेबल, क्या कर रहे हो? बाहर आ जाइए, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिल्ला लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। समझ लो ये बात, हमने कहा ना, हमारी पत्नी ये है मेनका।
कोई ज्योति नहीं। अरे कानून से डरने का जरूरत नहीं है मैडम, हम कानून आपके साथ है मैडम। ज्योति मैडम, अरे आप आइए मैडम, किधर है आप, कहाँ छुपे हैं? इन्होंने छुपा के रखा है क्या आपको? आप आ जाइए। साठे जो तरीका अपना रहा था उससे मुझे पहले ही पता लग गया था कि कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ज्योति का नाम पुकारते ही अचानक कहीं से एक हवा का झोंका आया और मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस हवा के झोंके में वही महक थी जो हरिलाल के झोपड़े में थी, वही लेडीज परफ्यूम जो शायद ज्योति का था। मैं स्तब्ध रह गया और आसपास देखने लगा। ऐसा लगा जैसे वो यहीं कहीं है, बिल्कुल मेरे करीब। और दूसरी ओर साठे चिल्लाए जा रहा था। अरे कानून से डरने का जरूरत नहीं है मैडम, हम कानून आपके साथ है मैडम। अरे हम लोग का हाथ बहुत लंबा रहता है मैडम, आप आ जाइए। साठे बस चलो, हमारा काम हो गया। हो गया, लेकिन वारंट लेकर आएंगे ना वापस? जिस चीज की हमें तलाश है बल्लू जी, वो सिर्फ एक वारंट से नहीं मिलने वाली। चलते हैं। अब हम क्या करें साहब? ये विक्रमचंद तो शादीशुदा है, तो ज्योति किसकी पत्नी हुई? ज्योति चाहे जो भी हो, लेकिन इस बल्लू यानी विक्रम का उससे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आपको कैसे पता साहब? तुमने शायद गौर नहीं किया साठे, जब मैंने हरिलाल से पूछा कि उस लड़की का नाम ज्योति ही था ना, जिसने विनोद का खून होते हुए देखा था, तो खून के शब्द को अनसुना करते हुए विक्रमचंद ने सिर्फ ज्योति के बारे में पूछा। आमतौर पर किसी भी हत्या की घटना का जिक्र सुनकर इंसान तुरंत उससे जुड़ी हुई सारी बातें जानना चाहता है। ना तो उसने विनोद के बारे में जानने की कोशिश की, ना ही उसकी हत्या के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि ये बल्लू भी इसमें मिला हुआ है? किस सब में? हमारे पास सिर्फ एक कंकाल है साठे, और वो भी किसका है ये पता नहीं। ना हम ये जानते हैं कि उसे मारा गया या उसकी नेचुरल डेथ हुई, और ना तो ये कि वो औरत ज्योति है कौन। फिलहाल हम सिर्फ उस कंकाल की फोरेंसिक रिपोर्ट आने का वेट कर सकते हैं। हरिलाल, तुम थाने चलो, वहां पर उस लड़की का स्केच बनवाना है। जी ठीक है हुजूर। वो अजीब सा दिन देखते ही देखते बीत गया, और शाम होते ही मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर वापस लौटने लगा। घर से कुछ दूर एक खाली गली थी जहां की स्ट्रीट लाइट अक्सर बंद हो जाती थी। जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल उस गली में दाखिल हुई, मेरा फोन तेजी से बजना शुरू हुआ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल उसी अंधेरी गली में रोक दी और अपना फोन चेक किया। ये किसका फोन है? हेलो हेलो इंस्पेक्टर विजय, मैं डॉक्टर प्रेरणा बात कर रही हूँ फॉरेंसिक टीम से। हाँ डॉक्टर प्रेरणा, बताइए। मेरे पास आज एक कंकाल आया था आपके गांव से, उसी के बारे में बात करनी है। जी जी बताइए। ये कंकाल किसी आदमी का है जिसकी हाइट करीब 5 फुट 6 इंच रही होगी, और इसका खून हुआ था वो भी कुछ 2 से 3 साल पहले। व्हाट? खून 2-3 साल पहले? जी जी हाँ। और ये खून कैसे हुआ था, बता सकती हैं आप? शायद किसी बड़े धारदार चाकू से। इस कंकाल की पसलियां टूटी हुई है जिस पर चाकू के निशान हैं, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार इस पर वार किए गए हैं। थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, मैं डिटेल रिपोर्ट अभी आपको ईमेल कर देती हूँ। ओके। हरिलाल की कही ये बात भी सच निकली। उस आदमी का खून हुआ था, और वो भी ठीक उसी तरह जिस तरह ज्योति ने हरिलाल को बताया था। लेकिन अगर खून 2 से 3 साल पहले हुआ था, फिर ज्योति को कल क्या दिखा? और आश्चर्य की बात तो ये थी कि विक्रमचंद की शादी भी उसी दौरान हुई थी जिस दौरान ये खून हुआ था। मेरे मन में ये सारे सवाल चल ही रहे थे कि तभी मुझे खुदाई की आवाज सुनाई दी, जो झाड़ियों के बीच से आ रही थी। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तो मैंने अपनी विसल निकालकर उसे बजाना शुरू किया। कौन है रे झाड़ियों में? क्या चल रहा है इतनी रात को? अरे पुलिस, भाग यहाँ से, भाग। चुप बे, आज ही खत्म करना है काम। कौन बात कर रहा है वहां पर? बाहर आओ। मैं भाग रहा हूँ,
तू देख ले, मैं जा रहा हूँ। ए, कौन भाग रहा है? रुको! भागने की आवाज सुनकर मैं फौरन उस दिशा में बढ़ने लगा। वहां घास बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए अंदर का नजारा देखना मुश्किल था। फिर भी एक लकड़ी से झाड़ियों को हटाते हुए मैं अंदर दाखिल हुआ। वहां करीबन 20-22 साल का एक लड़का एक गड्ढा खोद रहा था। उसने सफेद रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पजामा पहन रखा था। मुझे सामने पाकर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मानो जैसे कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो कि चाहे जो भी हो जाए वो रुकने वाला नहीं था। उसने मेरी तरफ एक पल के लिए भी नहीं देखा और जमीन खोदता रहा। ए, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारा खेत है क्या ये? सुनाई नहीं दे रहा? सब सुनाई दे रहा हमें। नाम क्या है तुम्हारा? राहुल। कुछ ढूंढ रहे हो क्या मिट्टी में? तुम्हारे साथ जो भी साथी था वो भाग क्यों गया? कौन साथी? हम तो अकेले हैं यहाँ। उस वक्त राहुल का ऐसा बर्ताव देखकर मैं थोड़ा असहज सा हो गया था। जिस तेजी से वो फावड़ा मार रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो फावड़ा मुझ पर चलाने वाला हो। मैं वहीं चुपचाप खड़े होकर राहुल को देखने लगा और उससे उसके बारे में पूछने लगा। क्या काम क्या करते हो तुम? मजदूर हो? मजदूर नहीं है, भक्त हैं महाराज के। महाराज? कौन महाराज? बटुकनाथ महाराज जी, सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्ञानी है वो। उन्होंने ही भेजा है क्या तुम्हें यहां पर? हाँ। क्यों? क्या करवाने भेजा है? इतना सुनते ही राहुल रुक गया, जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने खुदाई बंद कर दी और गड्ढे से मिट्टी हटाई और अंदर से एक पोटली निकाली और आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाया। मैं गौर से देखने लगा कि आखिर उस पोटली में है क्या। जब राहुल ने वो पोटली खोली तो उसके अंदर कांच की टूटी हुई चूड़ियां थी। बस मेरे सब्र का बांध टूट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, हे, ये क्या है ये सब? ये एक सुहागन की चूड़ियां हैं। 1 महीने पहले हमने ये चूड़ियां इसी पोटली में यहां गाड़े थे और आज ये इस हालत में है। इसका मतलब है इस गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अच्छा, किस बुरी आत्मा का? ज्योति का। तुमसे एक पाप हुआ है इंस्पेक्टर। मुझसे? कैसा पाप? तुम्हें वो कंकाल वहां से नहीं निकालना चाहिए था। तुमने उस औरत के कहे अनुसार वो चीज कर दी जिसे करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जानते हो उस कंकाल के बारे में? तुम जानते हो ज्योति कौन है? वो औरत कौन है और क्या है ये जानने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मेरी मानो तो इस गांव से फौरन भाग जाओ, वरना ज्योति तुम्हारा भी वही हाल करेगी जो उस विनोद का किया है। राहुल की वो बात सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे उससे कई सारे सवाल पूछने थे कि आखिर ये ज्योति है कौन, उसका और विनोद का क्या रिश्ता है, और इस अनहोनी में मैं कैसे फंस गया। इसके बाद के 2 दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे, और तब जो हुआ उसने मुझे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया।